हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा DT05 यानी कि दक्षिणा टेस्ट नंबर 5, राइट। तो इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को वॉच करेंगे तो उस टाइम पे आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 से। Select the incorrect statement with respect cells of meristematic zone during growth। यहां पे बात की है कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेरिस्टेमेटिक जोन, राइट। अगर आप एक रूट को आप ऑब्जर्व करते हैं, रूट के सेक्शंस आप ऑब्जर्व करते हैं, सबसे नीचे रूट कैप होता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट में रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, स्टेम में सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जिस रीजन में भी होती है वहां पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है, राइट, यानी कि वहां पे जो है सेल डिवीजन होता रहता है। तो यहाँ पे इसने ये पूछा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम पे मेरिस्टेमेटिक जोन में, राइट, सेल्स से रिलेटेड जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं विच आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोसेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, उसमें लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही। सेल वॉल आर सेकेंडरी नेचर, दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। याद रहे आपको, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो कि टेम्पोरेरी सेल्स है, उसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल जनरली एब्सेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल हैव हाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो, बिल्कुल सही। कैरियोप्लाज्मिक रेशियो जितना ज्यादा होगा सेल डिवीजन एबिलिटी उतनी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैरियोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई सेल डिवीजन एबिलिटी इज वेरी हाई, राइट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट नंबर 3 विल बी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। साइटोकाइनिन कहाँ सिंथेसाइज होता है आपको ये बताना है। तो पहला पॉइंट है रूट एपेक्स, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन प्रमोट दी सेल डिवीजन, और यहाँ पे ये रूट एपेक्स में भी होता है, डेवलपिंग शूट बर्ड्स में भी होता है, यंग फ्रूट्स में भी होता है। तो साइटोकाइनिन जो है इन तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए हैं ये। तो इट मीन्स ये रूट एपेक्स में भी है, डेवलपिंग शूट बर्ड में भी है और यंग फ्रूट्स में भी है। इट मीन्स यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्योंकि साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और वो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हॉर्मोन्स के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दी है और आपको राइट वन सिलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए मोर देन, राइट, ए स्टेटमेंट पढ़िए, मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम फंजाई ओनली। देखिए फंजाई में जिब्रेलिन्स होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंजाई है, उसमें पहले फ्यूजिकोराई, उसमें पहली बार जिब्रेलिन को डिस्कवर किया गया, लेकिन सिर्फ फंजाई में है जिब्रेलिन, ये पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स में भी जिब्रेलिन होते हैं, प्लांट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आता है। तो दिस इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन फंजाई, तो इसने यहाँ पे ओनली फंजाई लिखा है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बी स्टेटमेंट देखिए, ऑल जिब्रेलिन्स आर एसिडिक, बिल्कुल सही, जिब्रेलिक एसिड होता है तो सब एसिडिक होंगे। हेल्प इन अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कॉनिफर्स, ये स्टेटमेंट सही है। दे ऑल्सो डिले सेंसेंस, सेंसेंस को डिले करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ए इज रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इस हिसाब से देखा जाए तो 3rd विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, which of the following phytohormones help to prevent fruit and leaf drop at early stage but promote the abscission of older mature leaves and fruits। इसमें से कौन सा फाइटोहार्मोन यानी कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा है जो कि प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को, राइट, लेकिन प्रमोट करता है एब्सिजन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स को। तो ये ऑक्सिन हार्मोन का रोल है, तो वो लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट करता है और एब्सिसिजन करता है लीव्स का और फ्रूट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी। इसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन में एंड डोरमेंसी में। सो द आंसर विल बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी इन तीनों में रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के रेस्पेक्ट में आपको ऑड वन सिलेक्ट करना है, राइट। तो शॉर्ट डे प्लांट बताना है आपको। देखिए सोयाबीन, शुगर केन, टोबैको एंड रेडिस, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सोयाबीन, शुगर केन एंड टोबैको, ये तीनों शॉर्ट डे प्लांट है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिए हैं, ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेडिस है वो लॉन्ग डे प्लांट होता है, दैट इज गिवन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑड वन निकालना है। तो रेडिस विल बी दी ऑड वन, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे प्लांट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज सीड डोरमेंसी। इसमें से कौन सा सीड डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन फर्स्ट ऑप्शन, जिब्रेलिन सेकंड ऑप्शन, साइटोकाइनिन थर्ड ऑप्शन एंड एब्सिसिक एसिड फोर्थ ऑप्शन। देखिए जहां भी सीड डोरमेंसी की बात आए, राइट, एब्सिसिक एसिड को आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, राइट। सीड डोरमेंसी यानी कि सीड जो है रेस्टिंग स्टेज में होता है। तो जहां भी सीड डोरमेंसी की बात आई, यानी कि वहां पे सीड डोरमेंसी को प्रमोट एक ही हार्मोन करता है, दैट इज एब्सिसिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में आपको मैच करना है। देखिए साइटोकाइनिन को मैच कीजिए लेटरल शूट ग्रोथ से। लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन को मैच कीजिए फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, राइट। इथाइलिन को मैच कीजिए फ्लावरिंग इन मैंगो। एब्सिसिक एसिड को मैच कीजिए सीड डेवलपमेंट से। तो यहां पे अगर आप मैच करते हैं तो उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो इन सब के फंक्शंस हैं, आपको ये मैच करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय ओनली क्वांटिटेटिव एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, राइट। तो वर्नलाइजेशन के बारे में बताना है। इसने बोला क्वांटिटेटिव एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। देखिए वर्नलाइजेशन में लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फ्लावरिंग के लिए, बट क्वांटिटेटिव हो ये कंपलसरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन, प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, राइट, लेट इन ग्रोइंग सीजन एंड enables plant to reach maturity in sufficient time। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक कि ये जो है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने का काम करता है वर्नलाइजेशन, जिससे कि प्लांट को मेच्योरिटी के लिए इनफ टाइम मिल सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, राइट। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है लाइट एक्सपोजर से, राइट, फ्लावरिंग के लिए। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आएगा, राइट। डे न्यूट्रल प्लांट है मेज, राइट, उसका फ्लावरिंग से कोई भी लेना देना, उसका लाइट एक्सपोजर से कोई भी रिलेशन नहीं है। बाकी सब जितने भी दिए हैं यहाँ पे उन सब का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द गिवन हेट्रोफाइली इज प्रेजेंट इन, द गिवन हेट्रोफाइली इज प्रेजेंट इन, देखिए ये डायग्राम दिया है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड वाटर हैबिटेट। तो इसमें आएगा बटर कप, राइट। ये बटर कप का डायग्राम दिया है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग स्ट्रक्चर होता है और एक्वेटिक हैबिटेट में बटर कप का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलोंगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट। रूट इलोंगेशन कांस्टेंट रेट से होता है, आपको ये बताना है। और ये इलोंगेशन मतलब लेंथ। देखिए रूट इलोंगेशन में यानी कि रूट की लेंथ बढ़ रही है। अगर प्लांट की किसी पार्ट की लेंथ बढ़ती है तो वहां पे लगता है अर्थमेटिक ग्रोथ। और अर्थमेटिक ग्रोथ की जो इक्वेशन होती है वो होती है, राइट, मैं बता देता हूं आपको, जहां पे भी लेंथ की बात आए, प्लांट की किसी भी पार्ट की अगर लेंथ बढ़ रही है तो वहां पे अर्थमेटिक ग्रोथ की जो इक्वेशन होगी LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT, राइट। ये यहां पे इक्वेशन होती है। LT मतलब लेंथ एट गिवन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए, एट गिवन टाइम। L नॉट मतलब लेंथ एट इनिशियल टाइम, और R जो है ये रेट ऑफ इंक्रीज है, और T आपको पता ही है, दिस इज फॉर टाइम। तो इस इक्वेशन से आप अर्थमेटिक ग्रोथ को निकालते हैं, और अर्थमेटिक ग्रोथ दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट। अगर आप प्लांट में कि किसी पार्ट में उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इट मींस दैट इज ड्यू टू अर्थमेटिक ग्रोथ, राइट। तो यहां पे आपका सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए।
तो 12 में सेकंड आंसर हो गया। 13 में बोला पोलन ट्यूब ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, पोलन ट्यूब लेंथ के हिसाब से बढ़ती है, तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट एंड टू किल डाइकोट वीड्स रेस्पेक्टिवली। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि वीड्स को, डाइकोट वीड को किल करने का काम करते हैं, राइट, और इंक्रीज द मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट, और मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन GA3 एंड 2,4-D, राइट। ये जिब्रेलिन एंड 2,4-D ऑक्सिन जो है ये वीड्स को, राइट, क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट विल बी राइट आंसर GA3 एंड 2,4-D, ये दोनों ही वीडीसाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द मिसमैच पेयर। आपको मिसमैच पेयर निकालना है। रूटिंग हार्मोन जिब्रेलिन, यहीं पे गलत हो गया। रूटिंग हार्मोन इज ऑक्सिन, ध्यान से पढ़ना आप देखिए, और पढ़ा भी होगा आपने कि जो रूटिंग को जो प्रमोट करता है वो ऑक्सिन करता है, जिब्रेलिन नहीं करता। स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ये सही दिया है। आपको मिसमैचिंग निकालना है तो फर्स्ट ही आंसर होगा, बाकी सब सही दिया है यहाँ पे। एंटी एजिंग हार्मोन साइटोकाइनिन बोला जाता है, और राइपनिंग हार्मोन इथाइलिन को बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एडेनिन डेरिवेटिव फाइटोहार्मोन एक्सेप्ट। देखिए एडेनिन डेरिवेटिव फाइटोहार्मोन काइनेटिन, या जिसको आप साइटोकाइनिन बोलते हैं, वो एडेनिन डेरिवेटिव होता है। तो ये डिफरेंट हार्मोन जो है डिफरेंट सोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं। इनके डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे जो एडेनिन डेरिवेटिव हार्मोन है उसमें साइटोकाइनिन आता है, तो यहाँ पे ये साइटोकाइनिन के फंक्शंस हैं, राइट, किसी एक को छोड़ के, वो आपको बताना है। प्रोमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, दिस इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, डिले लीफ सेंसेंस, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, एक्सीलरेट थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ये गलत हो गया है। ये थिनिंग को नहीं बढ़ाता, ये थिकनिंग को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो यहाँ पे थर्ड विल बी राइट आंसर। बाकी फोर्थ सही है, प्रमोट एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फिनोमिनन ऑफ द इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स बाय ग्रोइंग एपिकल बर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, इसे आप कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ एपिकल बर्ड। अगर एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ बढ़ रही है, एपिकल बर्ड्स प्रमोट हो रहा है, तो उस केस में लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है, इसको आप एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, राइट। ये एनसीईआरटी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, हाउ मेनी रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGL, 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में यहाँ पे टोटल 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड बनता है, एक से यहाँ पे एक NAD रिड्यूस होता है, राइट, और 2 से यहाँ पे 2 NAD रिड्यूस होंगे। तो कि ये बोला कि 2 मॉलिक्यूल से कितने होंगे, तो 1 से 1 होता है, तो 2 से कितने होंगे, 2 होंगे। आप ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना, वहाँ पे जब PGAL का में जो PGAL बनता है तो उस टाइम पे जो रिडक्शन होता है वो वहाँ पे ईच स्टेप में एक NAD का रिडक्शन होता है। तो 2 स्टेप्स में यहाँ पे 3-PGL के लिए 2 NAD का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे सेकंड विल बी राइट आंसर, 2 आंसर आएगा भाई। कन्वर्जन of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate in respiration require phosphofructokinase enzyme PFK। phosphofructokinase enzyme की रिक्वायरमेंट होती है जब यहाँ पे फ्रक्टोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 1,6-phosphate बनता है, तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द गिवन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, इसमें से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के लिए बिगिनिंग में रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-phosphate में, राइट। तो हेक्सोकाइनेज की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव। देखिए जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेनल पायरुवेट बनते हैं, इस प्रोसेस को इनोलेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे इनोलेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट से जब
पीईपी फॉस्फेनल पायरुवेट बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन ईच स्टेप? तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 पीईपी जब बनता है तब यहाँ पे ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। नेम दी प्रोडक्ट्स मार्क्ड ए इन डायग्राम गिवन बेलो। आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया है, राइट? ये जो रिएक्शन दी है इसमें ये एनसीईआरटी की रिएक्शन दी है, तो यहाँ पे ए पे क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है? तो रिएक्शन क्या दी है, लिसन केयरफुली। यहाँ पे रिएक्शन जो दी है वो दी है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट? ये इस तरीके से आपको रिएक्शन दी है। यहाँ पे ये ए दिया है, ए की जगह आएगा यहाँ पे फॉस्फेनल पायरुवेट। फॉस्फेनल पायरुवेट अपने आप को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और पायरुवेट जो है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो बनाता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनाते टाइम यहाँ पे NaDH2 से NAD निकलता है। तो यहाँ पे ये ए दिया हुआ था, तो ए में क्या आएगा फॉस्फेनल पायरुवेट, जो PGA है वो फॉस्फेनल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है फिर पायरुवेट में। तो यहाँ पे फॉस्फेनल पायरुवेट फील कीजिएगा, एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम है ये, राइट? और यहाँ पे फॉस्फेनल पायरुवेट आएगा। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल? देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल के काफी सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड काफी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड दिया है। देखिए इन सभी को आप लिख लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिखे होंगे, आपके पास नहीं होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से होती है अमीनो एसिड सिंथेसिस, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से अमीनो एसिड सिंथेसिस टेक प्लेस करता है। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जो सिंथेसिस करता है वो एल्केलॉइड्स एंड पायरिमिडिन सिंथेसाइज करते हैं, राइट? वही थर्ड स्टेटमेंट यहां पे दिया है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिंथेसाइज करता है कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन्स एंड जिब्रेलिन्स। वहीं जो फोर्थ है यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इससे बनता है क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम। याद रहे आपको, ठीक है? तो इन दिस केस सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्लोरोफिल एंड साइटोक्रोम बनता है। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि क्रैब साइकिल का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इससे क्लोरोफिल बनता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, दैट विल बी फोर्थ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। मोस्ट CO2 फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इज रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। यहाँ पे CO2 जो है वो एज ए कैटाबॉलिज्म की तरह निकलती है, और CO2 कब निकलती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा थर्ड। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल दिया है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में जब ब्रेक हुआ CO2 एंड वाटर निकला, ठीक है? ये क्रैब साइकिल में टेक प्लेस करता है, तो थर्ड आंसर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्रैब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस? ये क्रैब साइकिल की रिएक्शन दी है, राइट? और इसमें किसमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्रैब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस? तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसमें टेक प्लेस करता है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिया मैलिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, राइट? इसमें नहीं होता है, ये स्टेप ही गलत दिया हुआ है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस करती है। यहाँ पे एक जीडीपी से एक जीटीपी बनता है और जीटीपी इक्विवेलेंट होता है एटीपी के। तो यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी बन जाता है, यानी कि बी वाले स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे एक एटीपी बनता है, जिसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन,
राइट। इसमें आपको बताना है फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है। तो पहला स्टेटमेंट है द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू NAD इज फास्टर, ग्लूकोज इज कंप्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड वाटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल बाय ईस्ट, ये बिल्कुल सही है। जो पायरुविक एसिड होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में और पायरुविक एसिड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है बाय ईस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन इन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है वो डिफर करता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, कैसे? प्रेजेंस ऑफ ETS गलत है, नो यूज ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस ये भी गलत है, नो रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर ये बिल्कुल सही है। देखिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मेटाबॉलिक वाटर रिलीज नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपको कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब इथेनॉल या अल्कोहल बनता है, ये NCERT में भी दिया हुआ है, तो वहां पे CO2 तो निकलती है लेकिन वहां पे वाटर नहीं निकलता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे ये व्हेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट्स एंड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड द RQ इज रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे बोला है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को आप एज ए सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं और जब वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.9 और कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ए स्टेटमेंट दिया है F0 is integral membrane protein complex that forms the channel through which proton cross the inner membrane, ये बिल्कुल सही दिया है। The final acceptor of electrons and hydrogen ETS is oxygen, ये भी सही है। C स्टेटमेंट द F1 इज बेस ऑफ ऑक्सीसोम, बिल्कुल गलत, F0 इज बेस ऑफ ऑक्सीसोम। तो यहाँ पे C स्टेटमेंट गलत है, A एंड B आर करेक्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। द मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है थर्ड और फोर्थ के बीच में साइटोक्रोम C होता है, राइट। और इसमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया है, थर्ड स्टेटमेंट में दिया है यहाँ पे स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये भी सही दिया है। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों सही आएगा, यानी कि फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में फोर्थ राइट आंसर आएगा, ये साइटोक्रोम C होता है और ये स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसने बोला है कि एक अगर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे। देखिए पायरुविक एसिड स्क्रैप साइकिल में जाता है, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे एक पायरुविक एसिड से एक क्रैप साइकिल बनती है और एक क्रैप साइकिल में सिर्फ एक ही ATP मॉलिक्यूल बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है सिर्फ तभी ATP बनता है। तो पूरी क्रैप साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे सिर्फ एक ATP बनता है। तो यहाँ पे 1 विल बी राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा जिसमें 1 दिया है दैट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। और आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ साइकिल इज फॉर कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, बिल्कुल सही। क्रैब साइकिल का स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट होता है वो 4 कार्बन कंपोनेंट होता है, राइट। 4 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड होता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ साइकिल, राइट, जिसको आप ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन होता है। सी इन्वॉल्व सिंगल स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। यहाँ पे एक ही जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस करती है। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, 2 जगह यहाँ पे CO2 निकलती है तो 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर बिलोंग्स टू व्हाट? These statements belongs to TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसको आप क्रैब साइकिल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर,
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई आप करना है आपको इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है इसको आप लिंक रिएक्शन भी कहते हैं या फिर इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट कर रहा है और NAD के साथ रिएक्ट करने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 प्लस NADH2 प्रोड्यूस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, राइट, क्योंकि CO2 जहां पे निकलता है वहां पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो रिएक्शन को आपने आइडेंटिफाई किया है दैट विल बी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फर्मेंटेशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फर्मेंटेशन के लिए करेक्ट है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अकर्स ओनली इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सेकंड इज, भाई देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है अकर्स ओनली इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। प्रोकैरियोट्स भी फर्मेंटेशन करते हैं। सेकंड, लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड ऑल इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP, ये भी गलत दिया है। माइटोकॉन्ड्रियल थर्ड स्टेटमेंट में दिया है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ टू डेथ when alcohol concentration reaches 13%। अगर फर्मेंटर्स में अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन 13% पहुंच जाती है तो उससे ईस्ट की डेथ हो सकती है। तो कॉन्सेंट्रेशन 13% से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर राइट 34 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। आपको ये स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है और करेक्ट वन स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़िए, ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई है यहाँ पे। ए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। नहीं जी, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में। बी, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है। सी, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। डी, पार्शियल रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज ब्रेकडाउन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ई, प्रोड्यूसेस ATP एंड NADH2, राइट, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे B, C एंड E स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग C4 प्लांट्स। C4 प्लांट से रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी है। पहला, PEP इज रीजनरेटेड इन मेसोफिल सेल, ये बिल्कुल सही है। फ्यू नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, RUBP कार्बोक्सिलेज इज एब्सेंट इन मेसोफिल, ये सही है। मल्टीलेयर बंडल शीथ, यहां पे आपको बताना है कि स्टेटमेंट कितने इनकरेक्ट है। तो यहां पे बस एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज बी। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं लार्ज नंबर इन बंडल ऑफ शीथ सेल में होते हैं, लार्ज नंबर नॉट फ्यू नंबर। तो बाकी सब स्टेटमेंट सही है, तो वन स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, तो यहां पे वन आंसर आएगा, यानी कि फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि जो CO2 रिलीज करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, RUBP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट, बिल्कुल गलत। C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP यानी कि फॉस्फिनल पायरुवेट होता है, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, ये बिल्कुल गलत है। 5 कार्बन होता है RUBP इन C3 प्लांट, प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है CO2 एक्सेप्टर जिसको आप बोलते हैं, तो ये भी गलत है। सी, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट प्रोडक्टिविटी दैट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ 4 CO2 इन राइस एंड शुगर केन प्लांट रेस्पेक्टिवली इज। देखिए जो राइस प्लांट है वो C3 प्लांट है और शुगर केन प्लांट जो है वो C4 प्लांट है। तो 4 CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने ATP रिक्वायर्ड है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे
जो राइस प्लांट है, अगर मैं राइस प्लांट की बात करूं तो राइस प्लांट एक C3 प्लांट है। इसमें पर CO2 ATP कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, पर CO2 फिक्सेशन के लिए ATP कितने रिक्वायर्ड होते हैं। C3 साइकिल अगर आपने पढ़ी हो तो हर C3 साइकिल में एक CO2 का फिक्सेशन होता है, और एक CO2 के फिक्सेशन के लिए C3 साइकिल में एक रिडक्शन प्रोसेस में 2 ATP चाहिए होती हैं और रीजनरेशन प्रोसेस में 1 ATP चाहिए होती है। तो पर CO2 फिक्सेशन के लिए कितनी ATP चाहिए, 3 CO2 चाहिए, राइट, पर CO2 फिक्सेशन के लिए। तो यहां पे 4 CO2 फिक्सेशन के लिए कितने ATP चाहिए, तो आप जो है 3 ATP चाहिए। तो यहां पे एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए C3 साइकिल में, राइट, एक CO2 फिक्सेशन के लिए। तो 4 के लिए कितना चाहिए, 4 × 3 ATP इक्वल टू 12 ATP चाहिए राइस प्लांट में। राइस प्लांट एक C3 प्लांट है। वहीं इसने शुगर केन की बात की है, शुगर केन जो है एक C4 प्लांट है। शुगर केन में पर CO2 फिक्सेशन कितने ATP चाहिए, पर CO2 फिक्सेशन C4 प्लांट में 5 ATP चाहिए। देखिए C4 साइकिल में C3 पाथवे भी होता है और C4 पाथवे भी होता है। बंडल स्थित साइकिल में C3 पाथवे टेक प्लेस करता है, तो 3 ATP तो वही हो गए, फिर 1 ATP चाहिए होता है, फिर 3 ATP तो ये हो गए, फिर 2 ATP चाहिए होते हैं रीजनरेशन के टाइम पे। जब PEP बनता है तो 2 ATP लगते हैं, तो टोटल एक CO2 फिक्सेशन के लिए C4 साइकिल में 5 ATP चाहिए। तो यहाँ पे 4 CO2 फिक्सेशन के लिए कितने ATP चाहिए, 4 CO2 फिक्सेशन के लिए जो ATP रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। 4 × 5 ATP यानी कि इक्वल टू 20 ATP विल बी रिक्वायर्ड इन दैट केस। तो 20 ATP फॉर C4 प्लांट एंड 12 ATP फॉर C3 प्लांट। तो मेक इट करेक्ट, 12 फॉर C3 एंड 20 फॉर C4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 39 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। Showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air followed by burning candles or breathing animals। देखिए सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। इसको एक्सपेरिमेंटली पहली बार जैन इंजन हाउस ने प्रूव किया था, तो यहाँ पे जैन इंजन हाउस आंसर आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 40। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग C3 साइकिल। इसमें से कौन सा C3 साइकिल में नहीं होता है। तो पहला देखिए कंजप्शन ऑफ ATP, राइट, इसमें से आपको बताना है कि C3 साइकिल में क्या नहीं होता है। तो कंजप्शन ऑफ ATP तो होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH भी होता है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर भी होता है, रीजनरेशन ऑफ PEP। देखिए C3 साइकिल में रीजनरेशन ऑफ RUBP होता है, ना कि PEP। PEP का रीजनरेशन होता है, फॉस्फेनल पाइरुवेट का रीजनरेशन होता है C4 साइकिल में। C3 साइकिल में RUBP का रीजनरेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 42 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। बिल्कुल सही है ये। सेकंड, NADP इज रिड्यूस टू NADPH2 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये भी सही है। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू लिपिड। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, बट दैट इज बाउंड टू प्रोटीन। तो वो जो है प्रोटीन से बाउंड होते हैं, लिपिड से बाउंड नहीं होते हैं। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन में ये लिपिड गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। फोर्थ सही दिया है, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटोसिस्टम सेकंड इज द फियोफाइटिन, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज कैटेलाइज्ड बाय, राइट, PEP कार्बोक्सिलेशन। यू नो CO2 जब रिसीव होती है C4 प्लांट में, राइट, तो वहां पे PEP जो है कन्वर्ट होता है C4 एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फिनल कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे फॉस्फिनल कार्बोक्सिलेज इस रिएक्शन को कैटेगराइज करता है, PEP कार्बोक्सिलेज बोलते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आएगा इसका, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगा, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, स्टोमेटल क्लोजर एंड रिजल्टेंट डिक्रीज इन CO2 सप्लाई। ये बिल्कुल सही है। रिड्यूस लीफ वाटर पोटेंशियल, ये भी सही है। रिड्यूस लीफ एक्सपेंशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे ये स्टडी द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया है आपको बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के बीच का ये ग्राफ है।
तो एट विच पॉइंट इन द गिवन ग्राफ ए बी और सी द लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर, विच पॉइंट डी और ई रिप्रेजेंट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। तो यहां पे ये ग्राफ दिया है और इसमें आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा और कौन से पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम होगी। तो पहले तो ग्राफ देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, सी द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ। तो ग्राफ में क्या दिया है यहाँ पे, लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है ये। यहां पे ये लाइट इंटेंसिटी को शो करता है ये लाइन, और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक। यहां पे पॉइंट ई है और यहां पे पॉइंट डी है। ये जो वाई एक्सिस है इसमें ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, और ये जो एक्सिस है ये लाइट इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो आपको बताना है कि कौन से पॉइंट पे लाइट जो है इंटेंसिटी रिप्रेजेंट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी कितनी होगी, ई। इस पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेट हो रहा है तो ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी ई हो जाएगा। तो ई पॉइंट, ये लाइट इंटेंसिटी एक्सिस पे आ रहा है तो डी नहीं होगा इसमें, क्योंकि डी इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इसलिए लाइट इंटेंसिटी की बात पूछिए कि लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम किस पे होगी, तो ऑब्वियसली ई पॉइंट पे होगी, क्योंकि ई पॉइंट पे यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर है, तो इट विल बी ई, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। इसके बाद इसने बोला है कि कहाँ लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ए, दिस इज ए, ये ए पॉइंट दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये बी पॉइंट दिया है और ये सी पॉइंट दिया है। तो लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर कब होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर आप ए बी सी इन तीनों पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी देखें तो सबसे कम लाइट इंटेंसिटी ए पॉइंट पे होगी, राइट। तो वहां पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो लाइट जिस पॉइंट पे सबसे कम होगी वहां पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, और लाइट इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस रेट को ज्यादा शो करती है वहां पे वो एक ऑप्टिमम पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पे जो ऑप्टिमम पॉइंट आएगा ई, और लाइट जो एक लिमिटिंग फैक्टर आएगा ए। तो ए एंड ई विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द CO2 saturation concentration for C3 and C4 plant is respectively। देखिए C3 प्लांट के लिए जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट शुड बी बियॉन्ड 450 एंड C4 प्लांट के लिए एट 360। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि CO2 की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है C3 प्लांट को, इसलिए 450 आ रहा है, और CO2 की कम रिक्वायरमेंट होती है C4 प्लांट को, इसलिए 360 आएगा। तो ये NCERT का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, हाउ मेनी प्लांट्स हैव क्रेंच एनाटोमी। क्रेंच एनाटोमी इनमें से कौन कौन से प्लांट में, देखिए इनमें जितने भी एग्जांपल दिए हैं, शुगर केन में होता है, मेज में होता है और सोरगम में होता है। शुगर केन, मेज एंड सोरगम, इन तीनों में क्रेंच एनाटोमी देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का 3 विल बी राइट आंसर, यानी कि 1 ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर, बाकी आप पढ़ेंगे तो इनकरेक्ट है बाकी ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चलिए। नंबर ऑफ एटीपी यूज्ड फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, C3 में 3 ATP बिल्कुल सही दिया है, लेकिन C4 में 5 ATP दिया है होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ATP दिया है, इट मींस इट विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5, इन केस ऑफ C3 प्लांट RUBP होता है, सही है। C4 प्लांट में ये PEP होता है, यानी कि 3 कार्बन एटम होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी थर्ड और फोर्थ भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, विच इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कॉजिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट इन क्लोरोप्लास्ट।
इनमें से कौन सा रीजन जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को शो करता है क्लोरोप्लास्ट में? तो यहां पे जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर, रिडक्शन ऑफ NADP टुवर्ड्स साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटॉन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है NADP। NADP का रिडक्शन हो जाता है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आप पढ़ना, जो रिडक्शन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का वो बाय NADP होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये आपका कहाँ होगा? इट हैपेंस इन स्ट्रोमा लेमेला, बिल्कुल सही। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वाटर मॉलिक्यूल स्पीड भी होता है। इट रिजल्ट्स ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए, द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। जो जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन है वो क्या शो करती है, आपको ये बताना है। पहला है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साइक्लोक्रोम। देखिए फाइनली NADPH2 बनती है जेड स्कीम में, आप पढ़ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हुआ वो NADP होता है इसमें, तो ये गलत है, यहाँ पे साइटोक्रोम नहीं होता। सेकंड देखिए, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम, सेकंड, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS इज अप हिल ओनली, दिस इज नॉट कंपल्सरी, डाउन हिल भी होता है। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये गलत है, ये उल्टा होता है। फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन फ्लो देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए, आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन डायग्राम। A जो है वो स्ट्रोमा लेमेला है और B जो है स्ट्रोमा है। तो A में स्ट्रोमा लेमेला में जो टेक प्लेस करता है प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, एंड B स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए जूलियस वॉन सैक को आपको मैच करना है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जूलियस वॉन सैक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो इसको आप सेकंड से मैच कीजिए। जोसेफ प्रिस्टिली ने बताया, जोसेफ प्रिस्टिली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 में, तो बी को आप फोर्थ से मैच कीजिए। सी, मेल्विन कैल्विन ने यूज रेडियोएक्टिव कार्बन इन एल्गल फोटोसिंथेसिस, सी को फर्स्ट से मैच कीजिए। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात कर रहे हैं, विच इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपको ये बताना है। फॉर्म्स प्लांट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। यूजुअली बिकम टॉक्सिक इन एक्सेस, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़ा एक्सेस हो जाता है तो टॉक्सिक नहीं होता है, ये गलत दिया है। नो रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये सही दिया है। डेवलप ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये भी सही दिया है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब जो है सही है। तो आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, तो 54 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए, विच इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ ए मिनरल। इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल का 55 में? डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, सही है। रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक, ये भी सही है। डेफिशिएंसी कॉजेज हंगर साइंस, ये भी सही है। डिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए वो डिस्पेंसिबल है, रिक्वायर्ड नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इसने पूछा है ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, राइट। जो एक ग्रोइंग प्लांट्स होता है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है इन्वॉल्व्स यूज ऑफ चिलेटिंग एजेंट सोडियम EDTA टू कीप आयरन अनअवेलेबल टू प्लांट्स, ये गलत है। सेकंड, थर्ड, तीनों स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, रिक्वायर्स प्रिवेंशन ऑफ रिएक्शन ऑफ लाइट विद रूट्स। जनरली यहाँ पे जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है जिसमें कि आप जो है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट ग्रो कराते हैं, उसको आप एक एक पेपर से कवर कर देते हैं जिससे कि एल्गल कंटेमिनेशन को रोका जा सके। तो एल्गल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए यहाँ पे
राइट, उसमें यहाँ पे रूट में लाइट की एंट्री को प्रिवेंट करना है। अगर रूट की साइड पे लाइट की एंट्री होगी तो एल्गल कंटेमिनेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे कितने एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए अमोनिया को बनाने के लिए? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का पता ही है आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है और इसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे अमोनिया बनाने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए 8 एटीपीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। 58 पे आइए, सेलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो पहला ऑप्शन है एजोला एनेबिना, बिल्कुल सही है। अल्फा अल्फा राइजोबियम, राइट, क्योंकि ये लेगुमिनस प्लांट है। सस्बेनिया नोस्टोक, ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड इज रॉन्ग। सस्बेनिया नोस्टोक, देखिए नोस्टोक जो है वो फ्री लिविंग होता है, सिम्बायोटिक नहीं होता है, तो ये इसलिए यहाँ पे गलत है। बाकी फोर्थ ऑप्शन में एलनस फ्रैंकिया, ये बिल्कुल सही दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 में राइट, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, यहां पे आपको मैच करना, देखिए मैच कीजिएगा, बोरोन को मैच कीजिए कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। बोरोन हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। बी, क्लोरीन को मैच कीजिए एनायन कैटायन बैलेंस से, क्लोरीन जो है एनायन कैटायन बैलेंस में हेल्प करता है। मैग्नीज को मैच कीजिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से, राइट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मैग्नीज हेल्प करता है। मैग्नीशियम को मैच कीजिए कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। तो मैच करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 59 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मिनरल्स नॉन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड। जो मिनरल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में प्लांट ग्रोथ के लिए, उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस पढ़िए आप। पहला ऑप्शन देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ये गलत दिया है, राइट। पोटेशियम, इसने पूछा है यहाँ पे कि कौन से मिनरल ऐसे हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, देखिए मैग्नीज और कॉपर लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, बोरोन, सेलेनियम और बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये भी लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, आयरन और जिंक जो है ये भी लेस अमाउंट में होते हैं, राइट। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में चारों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61, द फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेंसेंट पार्ट्स आर। सेंसेंट पार्ट से जो फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो कौन से हो सकते हैं? देखिए रिमोबिलाइज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो रिमोबिलाइज होते हैं वो होते हैं मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मिनरल्स कॉजेज डिले इन फ्लावरिंग एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इसमें से किसकी डिफिशियंसी सेल डिवीजन को रोकती है और फ्लावरिंग को डिले करती है? तो इसका जो आंसर आएगा डिले फ्लावरिंग और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। इसमें आएगा नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। तो इसमें थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू बोरोन। तो बोरोन के रेस्पेक्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, हेल्प इन अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में भी बोरोन हेल्प करता है, तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन विल राइट आंसर। बाकी सब गलत दिए हैं, इसका कोई रोल नहीं होता डिजनरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में। इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, राइट, ये गलत दिया है, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर को जबकि प्रमोट करता है। नीडेड इन द सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन सिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। तो 63 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, फॉर इट्स एक्टिविटी फॉस्फेनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिक्वायर। फॉस्फेनल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या रिक्वायर्ड करता है? मैग्नीशियम रिक्वायर्ड करता है, तो इसमें 64 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए, राइट, इसमें बोला है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन। तो आपको गिवन स्टेटमेंट में से करेक्ट वन स्टेटमेंट चूज करनी है। पहला स्टेटमेंट दिया है सल्फर इज नॉट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन, थायमिन एंड फेरिडोक्सिन। देखिए सल्फर, बायोटिन, थायमिन एंड फेरिडोक्सिन तीनों का कंपोनेंट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट दिया है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ मिनरल आयंस आर इजी टू आइडेंटिफाई, ये बिल्कुल गलत है, ये डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखिए, द इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स इज सिम्प्लास्टिक एंड एक्टिव। देखिए रैपिड अपटेक ऑफ आयन जो होता है वो एपोप्लास्टिक होता है और पैसिव होता है, ये दोनों ही गलत दिया है, सिम्प्लास्टिक एंड एक्टिव नहीं होता, एपोप्लास्टिक एंड पैसिव होता है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, बिल्कुल सही, वो टेक्निक जिसमें कि आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट्स को ग्रो कराते हैं उसको आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, इसमें से कौन सा मिनरल एलिमेंट्स की एसेंशियलिटी के लिए क्राइटेरिया नहीं है, आपको ये बताना है। फर्स्ट देखिए, एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट, ये बिल्कुल सही है। The requirement of element must be specific and not replaceable by another element, ये भी सही है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल है या जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है उनका रोल होता है। थर्ड स्टेटमेंट, द एलिमेंट मस्ट बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, ये गलत है, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे थर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का थर्ड विल बी राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और द सेट ऑफ द सीड्स, राइट, ये बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, इसने बोला इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए, द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लाइबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर आर, देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए एसेंशियल एलिमेंट है मैग्नीज, और यहाँ पे राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 67 में, फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द सिम्टम रिलेटेड विद पोटेशियम डेफिशिएंसी आर, राइट, कौन कौन से सिम्टम्स रिलेटेड है पोटेशियम डेफिशिएंसी से, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, राइट, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सही है। स्कॉर्च्ड लीफ टिप्स, ये भी सही है। नेक्रोसिस भी सही है, यानी कि सारे ही ऑप्शन सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए, अलोंग विद ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन कैन एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज, देखिए सोयाबीन में फिक्स्ड नाइट्रोजन जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिड्स। यूरिड्स क्या होता है, एक डिग्रेडेड यूरिया होता है जिसमें कि नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो एज कंपेयर टू अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि सोयाबीन में ट्रांसपोर्ट होता है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लास्ट पेज पे दिया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, जो यूरिड्स होता है उसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, राइट, इज दैट क्लियर, थ्रू ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 69 में आएगा फोर्थ, यानी कि यूरिड्स। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू एक्टिवेटर एलिमेंट, ठीक है, आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है रेस्पेक्ट टू एक्टिवेटर एलिमेंट। देखिए आयरन कैटालिस का एक्टिवेटर एलिमेंट होता है, सही है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज का एक्टिव एलिमेंट होता है, ये भी सही है। जिंक नाइट्रोजनेज का एक्टिव एलिमेंट होता है, ये गलत है, जिंक नाइट्रोजनेज का एक्टिव एलिमेंट नहीं होता, मोलिब्डेनम होता है। तो यहाँ पे थर्ड विल बी रॉन्ग, फोर्थ इज राइट, मैग्नीशियम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, तो आपको रॉन्ग ही बताना है, इट मींस थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए, Which of the following reaction of nitrogen metabolism is performed by chemoautotrophic bacteria? इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है chemoautotrophic बैक्टीरिया परफॉर्म करता है, इज दैट क्लियर, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहां पे ये रिएक्शन दी है, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट जो है कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, तो ये नाइट्रिफिकेशन की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि इसको नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो ये जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। तो ये सारे कीमोहेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं, कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर। देखिए सेकंड स्टेटमेंट वाली रिएक्शन दी हुई है,
तो क्वेश्चन नंबर 71 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ए सेल इज प्लेस्ड इन 0.6 मोल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल इज फाउंड, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सेल है। देखिए एक सेल है और वो सेल 0.6 मोल सॉल्यूशन में रखी हुई है, लेकिन वहां पे कोई भी चेंज नहीं पाया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सेल सैप में भी 0.6 मोल सॉल्यूशन 6 मोल जो होगी वो कंसंट्रेशन होगी। इज दैट क्लियर? जो बाहर कंसंट्रेशन है, बाहर कितनी है? 0.6 मोल सॉल्यूशन, और अंदर भी सेल शेप पे भी 0.6 मोल कंसंट्रेशन होगी। अगर कंसंट्रेशन बैलेंस होती है तो ही चेंज नहीं देखा जाता, यानी कि यहाँ पे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसने बोला कि सेल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। सेल के वॉल्यूम में चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि जो बाहर कंसंट्रेशन होगी वही अंदर होनी चाहिए। तो बाहर कितनी कंसंट्रेशन है? 0.6 मोल कंसंट्रेशन है। वहीं अंदर कितनी होनी चाहिए? 0.6 मोल ही अंदर भी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। आपको ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और राइट चॉइस आपको बताना है। इज दैट क्लियर? पहला ऑप्शन दिया है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड गर्डलिंग वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्ट। देखिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें कि फ्लोएम को कट करके रिमूव कर दिया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, मोर देन 5% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, ये बिल्कुल गलत है। लेस देन 5% वाटर, सिर्फ लेस देन, जितना भी प्लांट की रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है उसका सिर्फ लेस देन 5% वाटर जो है वो अपनी ग्रोथ में और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है, बाकी ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे मोर देन की लेस देन आना चाहिए, यानी कि बी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक, बिल्कुल सही। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हमेशा स्पेसिफिक रहते हैं, जबकि डिफ्यूजन स्पेसिफिक नहीं होता है। तो ये सही है। डी, डिफ्यूजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए लिविंग सिस्टम। जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे ही डिपेंड हो, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है, बी, जिसमें मोर देन दिया हुआ है, यहाँ पे लेस देन आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओनली बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ एमाइड्स, बिल्कुल सही। सम हार्मोन्स, बिल्कुल सही। वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही। तो ये जितने भी ऑप्शन में दिए हैं सारे के सारे जाइलम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, राइट। जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मिनरल्स आर अनलोडेड एट फाइन वेन एंडिंग, देन दे आर पिकअप्ड बाय सेल थ्रू। जो मिनरल्स जो होते हैं वो अनलोड होते हैं फाइन वेन एंडिंग से, एंड दे आर पिकअप बाय सेल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए अनलोडिंग और लोडिंग ये दोनों प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होते हैं। तो इसने बोला कि सेल में वो कैसे लोड होगा, तो लोड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है, अनलोडिंग भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 75 का फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोथ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोथ आर व्हाट, राइट। तो आपको बताना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों ही हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, बोथ आर हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फैक्टर विच अफेक्ट ट्रांसपायरेशन। देखिए लाइट भी अफेक्ट करती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है, अवेलेबल सोइल वाटर भी अफेक्ट करता है, रूट शूट रेशियो भी अफेक्ट करता है, जो चारों ऑप्शन अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि प्लांट फैक्टर कौन सा होगा, चारों में से प्लांट फैक्टर एक ही होगा, वो होगा रूट शूट रेशियो। तो यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 77 में डी आंसर, यानी कि रूट शूट रेशियो जो है वो ज्यादा अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सब्सटेंसेस सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, फास्टर डिफ्यूजन होता है, राइट। मेम्ब्रेन जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड इन नेचर होता है, उससे फास्टर डिफ्यूजन होता है एज कंपेयर टू स्लो, क्योंकि उसमें लिपिड है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल, जो कि क्योंकि इसने बोला है कि जो कि सॉल्युबल इन लिपिड, लिपिड जो होता है, लिपिड में जो सॉल्युबल होता है उसका डिफ्यूजन फास्ट रेट से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर ही फॉस्फोलिपिड है, राइट। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 78 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, फ्लोएम हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ
हॉर्मोन्स में भी हेल्प करता है, बिल्कुल सही। रिड्यूसिंग शुगर नहीं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जिसको आप सुक्रोज बोलते हैं, ये गलत दिया है। ओनली सुक्रोज, ओनली एमाइड, ओनली सुक्रोज ओनली एमाइड नहीं कह सकते आप, बाकी सब कुछ भी काफी कुछ वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो हॉर्मोन्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 79। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यहाँ पे सुक्रोज को करता है लेकिन ओनली दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। एमाइड्स को करता है, ओनली दे दिया, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें से कौन सा रिक्वायर करता है एनर्जी? इम्बाइबिशन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम, मैंने बोला कि लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे, फूड के लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम विल बी राइट आंसर। सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है? देखिए यहां पे देखिए, थर्ड स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर, राइट। सबसे पहले क्या होता है, सोर्स से लोडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 81, सोर्स से लोडिंग होती है। लोडिंग सोर्स से कहां होती है? सोर्स क्या हो, मेसोफिल सेल्स हो सकते हैं, कंपेनियन सेल्स में लोडिंग होगी, कंपेनियन सेल से आगे सीव ट्यूब में जाता है फूड, सीव ट्यूब से फिर वो जो है सिंक में जाता है, यानी कि अनलोडिंग। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, इसको करेक्ट कर लेना, राइट। सबसे पहले सोर्स से लोडिंग होती है, फिर कंपेनियन सेल में जाता है, फिर सीव ट्यूब, उसके बाद सिंक के अंदर वो अनलोड हो जाता है, सॉरी लोड हो जाता है, राइट। तो यहां पे अनलोड हो जाता है सिंक के अंदर। तो ये हो गया आपका सोर्स टू सिंक सप्लाई होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82, ऑल आर द चीफ सिंक ऑफ मिनरल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एपिकल मेरिस्टेम, स्टोरेज ऑर्गन्स, यंग लीफ, सेंसेंट ऑर्गन्स। सेंसेंट ऑर्गन्स में जनरली मिनरल्स का सिंक नहीं होता है, वहां से वो रिमोबिलाइज हो जाते हैं। बाकी एपिकल मेरिस्टेम, स्टोरेज ऑर्गन्स, यंग लीफ सब में होता है। तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 पे आइए, इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज, इमीडिएट cause of opening or closing of stomata is change in turgidity of the guard cells. Guard cells की turgidity में change आ जाता है, that is will be the immediate cause of opening or closing of the stomata. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का फर्स्ट will be right answer. क्वेश्चन नंबर 84, loss of water in liquid phase from leaf tips of herbaceous plant is A, it occurs due to B. तो यहाँ पे आएगा A में आएगा गटेशन, राइट। लिक्विड से, लिक्विड का जो लॉस होता है हर्बेसियस प्लांट से थ्रू लीफ, वो इन द फॉर्म ऑफ गटेशन, एंड ये जो होता है ड्यू टू रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 84 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे ये, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे 85 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, स्टडी द गिवन टेबल शोइंग द सॉल्यूट पोटेंशियल। यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दिया हुआ है 3 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में, ए बी सी। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पे 3 सेल्स हैं, यहाँ पे एक सी सेल है, एक ए सेल है और एक बी सेल है। दिस इज बी सेल, दिस इज ए सेल, दिस इज सी सेल, राइट। तो यहाँ पे ए सेल का जो सॉल्यूट पोटेंशियल दिया है, ए सेल में सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है बेटा? -18। प्रेशर पोटेंशियल कितना है बेटा? 8। इसके अलावा यहां पे बी सेल में सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है? बी सेल में सॉल्यूट पोटेंशियल -14 और प्रेशर पोटेंशियल 2। सी सेल में सॉल्यूट पोटेंशियल -12 और प्रेशर पोटेंशियल 10। तो यहां पे इसने पूछा है, कंसीडर दैट ऑल 3 सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर की जो मूवमेंट होती है वो हायर प्रेशर पोटेंशियल से लोअर प्रेशर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो आप यहाँ पे अगर प्रेशर पोटेंशियल को भी कंसीडर करते हैं तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर पोटेंशियल किसका है? सेल सी का। तो सी सेल से ए सेल में वाटर की मूवमेंट होगी, हायर प्रेशर पोटेंशियल टू लोअर प्रेशर पोटेंशियल। वहीं प्रेशर पोटेंशियल ऑफ बी सेल कितना है? 2 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे सी सेल से बी सेल में भी, यानी कि सी सेल से बी सेल में भी वाटर की मूवमेंट होगी, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद यहां से पे ए से बी में क्या रिलेशन आएगा? देखिए ए में प्रेशर पोटेंशियल 8 है और बी में प्रेशर पोटेंशियल कितना है? 2। तो हाई टू लो कर दीजिए, तो ये रिलेशन बन जाएगी। तो ये रिलेशन देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है, राइट? C to B, C to A एंड A to B। तो क्वेश्चन नंबर 86 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पे आइए। Wooden doors and windows swell up and stuck in rainy season, it is due to imbibition। तो यहाँ पे 87 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पे आइए। 88 में बोला है वाटर पोटेंशियल इज ए स्टेटमेंट दिया, मेनली डिटरमाइंड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। आपने पढ़ी होगी ये इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 88 हम देख रहे हैं कि जो वाटर पोटेंशियल होता है दैट डिपेंड ऑन सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 88 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेसेस रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें ये टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन का डायग्राम है कि इसमें कौन सा, सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइप्स है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इट इज हाईली स्पेसिफिक एंड अलाउज सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। तो क्वेश्चन नंबर 89 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। इसके बाद अगले टेस्ट, अगले DT में मिलते हैं, अगले टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।